सो डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर है 127. आई थिंक आई एम राइट. हाँ बिल्कुल. Equation of continuity for fluid flow concluded that during flow dash of fluid remains constant. Equation of continuity कहता है A1 V1 is equal to A2 V2, यानी the product of area and velocity will remains. और याद रखना डियर स्टूडेंट, product of area and velocity for fluid flow is called rate of flow. Fluid flow rate, इसे rate of flow या fluid flow rate बोलते हैं. अगर प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट है. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में स्पीड वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है. पतले पाइप में स्पीड ज्यादा होगा और खुले पाइप में स्पीड, तो ये तो कांस्टेंट है ही नहीं. प्रेशर का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जिक्र तक नहीं है. देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेशर इन फ्लूइड. तो बी वैसे भी गलत. ए ऑप्शन वेरिएबल है, सिर्फ रेट ऑफ फ्लो ही कांस्टेंट है. करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाशी? सी. ठीक है. हमारा अगला क्वेश्चन होगा 128 प्लीज. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन फेज ऑन अ वेव में बी. अच्छा बताओ शाबाशी, ये एक मीडियम है, मैं इस पर वेव ट्रेन बना रहा हूं. ये मैंने वेव ट्रेन बना दिया. कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स इन फेज हैं. इन वेव पर 2 पॉइंट्स ले लो जो आपस में इन फेज हो. आई थिंक आप समझदार हैं. इन फेज वो पॉइंट्स होते हैं जिनका मीन लाइन से डिस्टेंस भी सेम हो और साइड भी सेम हो, यानी बॉटम ऑफ ट्रफ तो बॉटम ऑफ ट्रफ, ये दोनों पॉइंट्स क्या है? इन फेज हैं. इस तरह टॉप ऑफ क्रस्ट और टॉप ऑफ क्रस्ट इन फेज हैं. इस तरह एंड ऑफ क्रस्ट एंड एंड ऑफ क्रस्ट इन फेज हैं. तो इन फेज पॉइंट्स वो होते हैं जिनके हालात एक जैसे हो, जिनके हालात एक जैसे हो. तो ये दोनों इन फेज हैं. अब कह रहे हैं कि आपने एक वेव लिया, उस वेव पर आपने 2 पॉइंट्स लिए, वो 2 पॉइंट्स आपस में फेज में हैं, तो उनके दरमियान जो गैप होगा वो क्या पॉसिबल होगा? तो बताओ, मैं एक एक ऑप्शन आपको बताने वाला हूं. क्या λ/2 पॉसिबल है? क्या बच्चे? λ/2 हरगिज़ पॉसिबल नहीं. देख लो, मैं यहां से यहां तक ये दोनों इन फेज है. तो देखो डियर स्टूडेंट, इसमें आपको आधा ट्रफ नजर आ रहा है और इधर आधा ट्रफ नजर आ रहा है और इधर पूरा क्रस्ट नजर आ रहा है, लेकिन पूरा क्रस्ट इज λ/2 और आधा ट्रफ पूरा ट्रफ और पूरा ट्रफ इज अगेन λ/2. तो इट मीन यहां से यहां तक ये पूरा एक लैम्डा है. क्या है? ये पूरा. तो λ/2 हराम है, लैम्डा ठीक है. 2 λ/3 भी गलत है. इन फेस पॉइंट्स के दरमियान कभी भी गैप लैम्डा के मल्टीपल के अलावा नहीं हो सकता. समझ आ गई? इस क्वेश्चन का बेसिक आइडिया ये है कि आपको बताना चाहता हूं कि गैप बिटवीन पॉइंट्स इन फेज मस्ट बी मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा. जगह से भाई दरमियान में नहीं होगा. आप कहें सर 1 लैम्डा है, ये तो 2 लैम्डा कैसे होगा? तो मुसलमानों, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी इन फेज है, ये दोनों भी तो इन फेज हैं. तो यहां से यहां 1 लैम्डा और यहां से यहां तक 1 लैम्डा, तो कितने लैम्डा हो गए? 2 लैम्डा. तो 2 पॉइंट्स इन फेज का गैप मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा. लेकिन अगर इन फेज के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन ये भी गिवन हो, आप सुन रही है ना? थैंक यू. अगर इन फेज के साथ ऐसा भी इंफॉर्मेशन गिवन हो कि 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स इन फेज, तो फिर लैम्डा फिक्स्ड हो गया. कंसेक्यूटिव मीन के एक के बाद जो दूसरा आता है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा निकल गया. कंसेक्यूटिव का लफ्ज हो तो सिर्फ लैम्डा. अगर सिर्फ इन फेज हो तो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, मल्टीपल ऑफ लैम्डा पॉसिबल. करेक्ट ऑप्शन सरे खानानो, बी ऑप्शन ठीक है. हमारा अगला क्वेश्चन होगा 129. 129 फॉर यू. फरमा क्या रहे हैं? कौन सा डिस्प्लेसमेंट है जिस पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर √3/2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी होगी? तो आपसे फरमाया जा रहा है कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज √3/2 टाइम्स ऑफ पीक वेलोसिटी. हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, तो ढूंढ लेता हूं. आपने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ओमेगा √x02 - x². दुनिया जानती है, आप मानते हो. तो √3/2 और मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा स्क्वायर ले लो जनाब, तो x02 - x² इज इक्वल टू 3 का रूट कैंसिल हो गया तो सिर्फ 3 रह गया. 2 का स्क्वायर बन गया 4 और जनाब आला यहाँ x02 हो जाएगा, तो ये x02 बन जाएगा. अब आपको x चाहिए, इसको अकेला छोड़ दो, इसको इधर ले आओ, तो x02 - 3/4 इंटू x02 इज इक्वल टू x². अब दोनों से x02 कॉमन ले लो, तो 1 - 1/4 आ जाएगा.
स्क्वायर इज इक्वल टू इसका एलसीएम आएगा 4, 4 इधर आ जाएगा माइनस इधर 3 आ जाएगा, तो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1/4 एक्स स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड, तो इट इज एक्स नॉट बाई 2, यानी ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन ये 129 था, इसमें सी ठीक था। नेक्स्ट है 130 प्लीज, हमारा 130 है। 130 क्या फरमाता है, लैप्लास फाउंड दैट द अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कंफ्यूजन इन स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है, लैप्लास का ईमान जो था वो एडियाबेटिक आना था, समझ आ गई है। तो जनाब इस मोहतरम ने क्या कहा था कि द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज एडियाबेटिक प्रोसेस, मानते हो ना। व्हाट इज रीजन ही कंसिडर्ड एडियाबेटिक? शाबाश। लैप्लास ने क्यों कहा कि प्रोसेस एडियाबेटिक है? because of the poor conductivity of air, because of the poor conductivity of हवा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इस यही रीजन बना के उसने इसको क्या कहा, एडियाबेटिक, और उसका ख्याल बिल्कुल ठीक साबित हुआ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, 130 में एडियाबेटिक है, सी सही है। 131 आपके लिए, सपोज एक आइडियल फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है मुख्तलिफ पाइप्स में, इट्स स्पीड ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ कि फ्लो के लिए स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सी क्वांटिटी है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपकी हेल्प करेगा। एरिया ऑफ पाइप के साथ डायरेक्टली है ना, इनवर्सली है। डायमीटर ऑफ पाइप के साथ रिलेटेड ही नहीं है, स्क्वायर ऑफ डायमीटर के साथ इनवर्सली है, स्क्वायर ऑफ डायमीटर के साथ रिलेटेड है और वो भी इनवर्सली है। रेडियस ऑफ पाइप के स्क्वायर के साथ इनवर्सली है, तो इसमें मुकद्दस ऑप्शन ठीक है, नॉन ठीक है, और ऑप्शन डी ठीक है। हमारा 132 स्पीड ऑफ फ्लो जो है वो किसी भी एस्पेक्ट के साथ डायरेक्टली नहीं, सबके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था जी। ड्यूरिंग विच प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, सो आइसोकोरिक वो प्रोसेस होता है जिसमें चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। वॉल्यूम का चेंज 0, यानी वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और 132 में करेक्ट ऑप्शन है बी। 133 इन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, आपको ये डायग्राम दिया है, कर्व दिए हैं, इस तरफ मोहतरम प्रेशर लिया है, इस तरफ वॉल्यूम लिया है, और कर्व कुछ इस तरह दिया है कि एक ग्राफ ऐसे है, एक ऐसे है, और दूसरा ऐसे है, और एक है जनाब आला इस तरह। तो मैं इस पॉइंट्स को मेंशन कर देता हूं, ये ए है, ये बी है, और ये स्टूडेंट ये सी है, और ये मुकद्दस पॉइंट डी है, ठीक है। अब मैं ग्राफ से ही इस पे नाम लिख लेता हूं। आप इस ग्राफ को देखो तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर ऊपर नीचे नहीं आ रहा, तो ए बी रिप्रेजेंट्स आइजो, ये आइजोबेरिक है, समझ आ गई है, ये वाला आइजोबेरिक है। अच्छा जनाब आला, आप देखिए ये इनवर्स का ग्राफ बन रहा है, और इनवर्स बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। लेकिन आप जानते हैं बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स तब होते हैं जब टेम्परेचर और टेम्परेचर कांस्टेंट, दैट इज आइसोथर्मल। लिहाजा ए और डी का ये जो ग्राफ है ये इनवर्स रिलेशन बिटवीन पी एंड वी शो करता है, और इनवर्स रिलेशन तब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट। लिहाजा दिस ए डी विल रिप्रेजेंट आइसोथर्मल। और सी डी को देखे, इसमें वॉल्यूम ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो सी एंड डी विल रिप्रेजेंट आइसोकोरिक, समझ आ गई है। अब ऑर्डर आल्सो मैटर्स। अब इन्होंने पहले कहा है कि आपको बताना है, क्या बताना है जनाब, पहले आइसोकोरिक बताना है, फिर आइसोथर्मल बताना है। तो पहले आइसोकोरिक है तो पहले ऑप्शन में सी डी होना चाहिए, फिर आइसोथर्मल ए डी होना चाहिए, फिर आइसोबेरिक तो ए बी होना चाहिए। तो ये जिस ऑर्डर में मौजूद है जनाब वो ठीक है, सी डी, डी ए और ए बी, ऑप्शन बी सही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 134। 134 क्या है, लेट मी सॉल्व इट। 134 ऑन बोर्ड, अगेंस्ट जस्ट 10 जॉल ऑफ एक्सटर्नल वर्क इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस मीन के डेल्टा क्यू क्या होगा, 0, और इस मोहतरम ने वर्क किया है 10 जॉल। आगे बढ़ते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी। अच्छा आप जल्दी से लिख के डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, कितना आसान है बिना सोल्यूशन के। जब डेल्टा क्यू 0 हो गया तो इनमें से एक इधर आएगा ना, अगर ये इधर आएगा तो माइनस डेल्टा यू इज प्लस डेल्टा डब्ल्यू,
यानी पहली बात तो ये है कि जहां प्रोसेस एडियाबेटिक होगा, समझने वालों, जहां प्रोसेस एडियाबेटिक होगा वहां वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज एंड वर्क बराबर होंगे। तो अगर ये 10 जॉल है तो इसको भी हर हाल में, लेकिन दोनों के साइन मस्ट बी अपोजिट। एडियाबेटिक प्रोसेस में दोनों के वैल्यूज तो बराबर होंगे बट साइन अपोजिट। So if work is given with positive value, the internal energy change will be definitely negative. And if work is given negative, then internal energy change will be positive. So बताओ अब ऑप्शन क्या है? अब ऑप्शन होगा जनाब आला बी ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है 135। 135 फरमाता क्या है? During the adiabatic expansion of 2 moles of a gas, the internal energy of the gas is found to decrease by 2 joules. मतलब ये है कि डेल्टा U is 2 joules. बट डिक्रीज कहा है? आपने डिक्रीज देखा सुना तो इसके साथ क्या लगाऊंगा? और वंस अगेन आपको कहा गया है कि प्रोसेस मोहतरम क्या है, तो आप मानते हो कि वर्क डन इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। एडियाबेटिक में दोनों बराबर, लेकिन वर्क का साइन इंटरनल एनर्जी चेंज के बिल्कुल अपोजिट होगा। तो अगर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव, सो डेफिनेटली द वर्क विल आल्सो बी 2 जॉल बट इट विल बी पॉजिटिव। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन 136 डियर स्टूडेंट्स, एंड वी आर एक्सप्लोरिंग इट। इफ अ सिस्टम अंडरगोस कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम देन द वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी। अगर ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि अगर एक सिस्टम है और ये सिस्टम जो है ये कंट्रैक्ट हो गया है, इसमें क्या आ गया है? देयर इज कंट्रैक्शन इन द सिस्टम। साथ दीजिए प्लीज। इफ अ सिस्टम अंडरगोस कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम देन द वर्क डन बाय द सिस्टम। शाबाश। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं नेगेटिव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं, लेकिन आपने नेगेटिव नहीं लेना। आपको मैं उम्मीद करता हूं आपको पता है, एक होता है वर्क बाय द सिस्टम और एक होता है वर्क ऑन द सिस्टम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, बट इसकी पहचान क्या है कि ये क्या होगा? ये होगा कंट्रैक्शन के दौरान। वर्क ऑन द सिस्टम ऑलवेज बेयर्स कंट्रैक्शन, लेकिन वर्क बाय द सिस्टम इज द वर्क ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो जहां कंट्रैक्शन हो जाए वहां वर्क बाय द सिस्टम जीरो होता है, और जहां एक्सपेंशन हो जाए वहां वर्क ऑन द सिस्टम जीरो होता है। कुछ समझ आ गई है? एक्सपेंशन के दौरान वर्क पॉजिटिव होगा, लेकिन बाय सिस्टम वर्क पॉजिटिव होगा। ऑन द सिस्टम तो वर्क होगा ही नहीं। क्वेश्चन तो 2 का आपको ये दिया गया है कि कंट्रैक्शन करवाया गया है, और स्टूडेंट के जहन में है कि कंट्रैक्शन का वर्क तो नेगेटिव होता है और ऑप्शन में भी नेगेटिव है, लेकिन वर्क में ऑन द सिस्टम नहीं कहा, क्या कहा है? बाय द सिस्टम। तो बाय द सिस्टम वर्क क्या है शाबाशी? जीरो। डोंट वरी, जहन में एक अच्छा सा एग्जांपल आया आपको मुतमईन करने के लिए कि हाँ वाकई जीरो ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख तो सही, अगर मैं कहूं कि ये एक बाड़ी है, प्लीज साथ दे मेरा, और मैं इस पर अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं 100 न्यूटन, ओके, और मैं कहूं द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। मैंने 100 न्यूटन लगाया और मैंने इसको 5 मीटर तक खींचा और द एंगल इज 60 डिग्री। तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द वर्क डन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो आप फौरन अप्लाई करोगे एफ एस काज ऑफ थीटा, लेकिन एफ 100 5 cos 60 is 1/2, तो आई थिंक 250 जॉल आता है ना। अच्छा, अब मैं स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? तो वर्क तो यहां हुआ है, लेकिन आप फ्रिक्शन कहोगे तो जीरो लोगे, हालांकि वर्क नॉन जीरो है। एक वर्क इधर नॉन जीरो है, बट हमारे स्टेटमेंट का आंसर व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, व्हाट इज द वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन? जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं। इसी तरह डियर स्टूडेंट, कंट्रैक्शन हुआ है तो नेगेटिव वर्क हुआ है, इससे इंकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे कोई पूछे कि वर्क ड्यूरिंग दिस कंट्रैक्शन इज, तो कहना नेगेटिव। लेकिन आपसे तो पूछा है वर्क बाय द सिस्टम, और बाय द सिस्टम मीन एक्सपेंशन वाला वर्क, तो कंट्रैक्शन हुआ है, एक्सपेंशन तो हुआ ही नहीं, लिहाजा वर्क बाय द सिस्टम इज। कुछ समझ आ गई है? सो माय डियर स्टूडेंट, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 का नहीं कहोगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हमारे लिए अगला क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज 137। 137 क्या फरमाता है? इन स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स आर 2 सक्सेसिव एंटी नोड्स। तो एंटी नोड से एंटी नोड ये भी λ/2 होता है
और नोड से नोड भी ये λ/2 होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 137 जनाब फरमाएगा, क्या फरमाएगा? λ/2 ऑप्शन सी ठीक है। 138 प्लीज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट प्रोड्यूस्ड बाय प्लकिंग अ गिवन स्ट्रिंग। तो जनाब आला स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी इस तरह होती है, V/12 होती है ना, आपने जाना है। अच्छा डियर स्टूडेंट, लेंथ को अगर आप चाहते हो कि इसको क्या करो शाबाशी, आप इसको इंक्रीज करो, तो इट मीन लेंथ के लिए क्या होना चाहिए? डिक्रीज। अब ये वाला ऑप्शन तो गलत है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीज, ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि इसको बढ़ाने के लिए इसको डिक्रीज करना है, इंक्रीज नहीं करना। बी ऑप्शन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग डिक्रीजेज। तो आप जानते हो कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेंशन। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हो तो स्पीड बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ाओगे तो टेंशन बढ़ाओगे, कम नहीं करोगे। आप टेंशन इंक्रीज करोगे, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन बी में टेंशन के साथ डिक्रीज लिखा हराम है। द टेंशन द स्ट्रिंग इंक्रीज, ऑप्शन सी ही ठीक है। समझ आ गई है? अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन है 139। आई एम एक्सप्लोरिंग 139। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 per second. The fundamental frequency of open organ pipe 50 centimeter long. ओपन आर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल V/2L है। अब ये हमें मिला है 350 और ये 2 लेंथ आप 50 पुट मत करना, सेंटीमीटर में मत पुट करना, आप मीटर में पुट करोगे। तो 50 सेंटीमीटर मीटर में कितना होता है? 0.5 और 0.5 मीन 1/2, 1/2 और 2 कैंसल, तो इट इज 350 हर्ट्ज। द करेक्ट ऑप्शन इज 350 हर्ट्ज और ऑप्शन सी सही है। 140 आपके नाम कह रहा है कि एक बॉडी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, उसका टाइम पीरियड 6.3 सेकंड है। टाइम पीरियड 6.3 सेकंड मिला है। हमें बताने हैं जनाब मैक्सिमम स्पीड भी बताना है या दिया है? द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉडी इज 10, सॉरी ये 10 है। हमें ओमेगा की वैल्यू बतानी है और हमें इसके साथ साथ एम्पलीट्यूड की वैल्यू बतानी है। वी हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ ओमेगा एज वेल एज एम्पलीट्यूड। बताओ शाबाश, टाइम पीरियड से ओमेगा मालूम कर सकते हो ना, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। आपको पता है 2 पाई तकरीबन 6.1 समथिंग और ये भी 6.1 समथिंग, तो आपके साथ स्केल खेला गया है, ये तकरीबन 1 रेडियन पर सेकंड बनता है। अब बताओ मैक्सिमम स्पीड से आप ले सकते हो कि मैक्सिमम स्पीड ओमेगा x नॉट होता है। तो ये 10 है, ये 1 है और ये x नॉट, तो x नॉट इज इक्वल टू 10। लिहाजा ऑप्शन सी सही है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 141। 141 डिस्कस कर रहा हूं और इसमें है कि स्टेशनरी वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी 165 है, फ्रीक्वेंसी 165 हर्ट्ज है होगी। आपसे फरमाया जा रहा है कि अगर स्पीड 330 हो, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स, तो नोड से लेकर नोड तक यानी λ/2 की वैल्यू आप बता दो। तो पहले लैम्डा मालूम करो, फिर 2 पे डिवाइड कर लो। तो लैम्डा इज इक्वल टू V/F जानते हो ना, तो इट इज 330 बाय 165, इट इज 2 मीटर। तो नोड से नोड तक इसको 2 पे डिवाइड करो, तो λ/2 विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2, इट मींस 1 मीटर। एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 141 इज सी। 142 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कंसिक्वेंसेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हो ना, करेक्ट ऑप्शन बी है। 143 है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसका हम एक ग्राफ बना रहे हैं। लेट मी कंसिडर इट इज द ग्राफ अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सेलरेशन ऑफ SHM ऑन y एक्सिस है और डियर स्टूडेंट्स कहा क्या है, x एक्सिस पे क्या है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग x एक्सिस। इससे जो भी ग्राफ बनेगा आपसे फरमाया जा रहा है कि उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू क्वांटिटी अलोंग y एक्सिस डिवाइड बाय क्वांटिटी अलोंग x एक्सिस। तो चलो स्लोप इज इक्वल टू y एक्सिस पर a है और x एक्सिस पर x नॉट है या x है। अच्छा जनाब, स्लोप x ही ले लें। स्लोप ये किसका एक्सेलरेशन है, SHM का, और SHM का एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x डिवाइड बाय x और x कैंसल, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन अगर माइनस इग्नोर भी हुआ हो तो कोई बात नहीं है, हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। द सेम क्वेश्चन देखा ना, 143 है
और 143 में बी ऑप्शन सही है। वैल्यू की बात करो तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आ रहा है। हमारे लिए अगला क्वेश्चन है 144 ऑन बोर्ड। 144 प्लीज। और 144 क्या कहता है? ये फरमाता है कौन से डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अब मैं एक एक स्टेप मालूम करूंगा। काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस वैल्यू 3/4 ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक। वी हैव टू डिराइव द डिस्प्लेसमेंट। एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूं। देखिए हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3/4 और ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर और एक्स नॉट स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं आपको इक्वेशन याद होंगे, टेबल आपको बना के दिए गए थे। सॉरी स्टूडेंट्स, ये इंस्टेंटेनियस काइनेटिक का फार्मूला है और ये मैक्सिमम काइनेटिक का फार्मूला है जनाब। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के साथ टेबल्स मौजूद होंगे इनके। अच्छा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसल, तो ये मिल जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 3/4 along with x नॉट स्क्वायर। ये उधर वो इधर, तो x नॉट स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इससे x नॉट स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं तो 1 माइनस 3/4 और ये x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स नॉट स्क्वायर तो ऑलरेडी कॉमन लिया है। इससे क्या रहा है शाबाश? इससे आता है 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, तो 1/4 आ जाएगा टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड्स। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसल, 1 का रूट 1 ही होता है, 4 का रूट 2 होता है और x नॉट स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, तो x नॉट बाई 2 ही आंसर है इसका। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है शाबाश? करेक्ट ऑप्शन बी देता सॉल्व को। डी है माड़ा वे गोरमा, बी और डी का आपका पता नहीं चलता मुझे। 144 हो गया और इसमें डी ऑप्शन ठीक है। और 145 डियर स्टूडेंट्स, 145 द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर फॉर अ पार्टिकल मूविंग अराउंड सर्कुलर यूनिफॉर्मली। अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और ये बॉडी सर्कल में यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो बताओ इसका जो साया डायमीटर पर मोशन करेगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इतना सिंपल सा लॉजिक है। वो क्या है? वो ये है कि आपने 7 चैप्टर में पढ़ा है कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्मली कर रही हो तो इसका साया डायमीटर पर SHM करता है। लिहाजा द एक्सेलरेशन ऑफ साया विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ SHM एंड द एक्सेलरेशन ऑफ SHM इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x। द करेक्ट ऑप्शन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक दे 146 एंड 146 फरमाता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो बताओ 1 साइकिल में मुझे एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो आपको पता है कि हर क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। तो बस अब सॉल्व करो, इसमें क्या है? आप बताओ शाबाश, 1 साइकिल या 1 वाइब्रेशन के दौरान काइनेटिक की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। एक्सट्रीम पर ऑसिलेटर रुक जाता है, वेलोसिटी 0, काइनेटिक 0। लेकिन मैक्सिमम देखो यहां लिखा है, ये नजर आ रहा है, लिहाजा ये हो जाएगा हाफ, लेकिन ये जनरल है। आई थिंक ऑप्शन में स्प्रिंग मास सिस्टम के ऑप्शन दिए हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ये है। ये स्प्रिंग मास सिस्टम की मैक्सिमम है, ये किसी भी ऑसिलेटर के लिए है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये वाले दिए होते तो आप किसको पुट करते? बट ऑप्शन इसके है तो लिहाजा यही पुट करूंगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2। अब ये तो खत्म हो गया, ये 2 और 2 मिलकर 4 बन जाएंगे, सो इट विल बिकम के एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4, 1/4 के एक्स नॉट स्क्वायर। इट इज द करेक्ट आंसर एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, एवरेज मांगा है जनाब, तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2 तो लेना पड़ेगा। हमारा अगला स्टेप है क्वेश्चन नंबर 147। लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 147 फॉर यू। और ये क्या कहता है? इन सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी बात सही है? पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। हराम है, गलत है। क्यों? क्योंकि मिनिमम पर मीन पर आकर 0 और एक्सट्रीम पर जाकर मैक्सिमम, तो कांस्टेंट कैसे है? टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जमा पाशाल, ये तो आप सोकर भी ठीक कर सकते हो। तो क्या होगा? टोटल एनर्जी कांस्टेंट, ऑप्शन बी ठीक है। 148 फरमाता है कि साउंड वेव है, साउंड वेव्स हैं
उन वेव्स का एम्पलीट्यूड जो है वो एम्पलीट्यूड 0.2 मिलीमीटर है। उस दौरान उसकी जो इंटेंसिटी है वो 3 वाट पर मीटर स्क्वायर है। फिर जनाब वक्त के साथ साथ हमने एम्पलीट्यूड 0.4 मिलीमीटर कर दिया, तो बता दीजिए कि अब इंटेंसिटी क्या होगी। तो सिंपल क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। लिहाजा 0.2 से 0.4 मीन के एम्पलीट्यूड क्या हुआ है मुसलमानों, डबल हुआ है। अगर मैं इसके साथ 2 लगाऊंगा तो स्क्वायर इसको कितने टाइम कर देगा, तो इंटेंसिटी 4 टाइम बढ़ जाएगी, और 4 टाइम मीन के इनिशियल 3 थी तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितनी हो जाएगी 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 149 ऑन बोर्ड। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट ओबे विच रिलेशन। तो भाई सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर जी। तो अब एक एक को देख ले। पहला रिलेशन टी इज डायरेक्टली टू मास, ऑप्शन ए गलत है, गलत है ना। ऑप्शन बी में क्या फरमाया रहे हैं कि टी इज डायरेक्टली टू लेंथ, गलत है। टी इज डायरेक्टली टू लेंथ गलत है, क्यों, क्योंकि टी इज डायरेक्टली टू रूट ऑफ लेंथ है, लेंथ नहीं है। सर लेंथ हम जाते हूँ आम जाते हूँ, डायरेक्ट वो होगा जिसका ग्राफ इंक्लाइंड बनेगा। आप लेंथ के साथ टाइम पीरियड का ग्राफ बना ले, यू विल गेट अ कर्व लाइन, यू विल गेट अ कर्व लाइन। ये ग्राफ तब सीधा बनेगा जब आप एल का रूट लोगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, सी इज डायरेक्टली टू लेंथ गलत है। हमारा सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है देखिए नख्तारी योमन खादा पेज उल्टो ऑप्शन सी में है डियर स्टूडेंट्स कि टी इज डायरेक्टली टू जी। तो हकीकत ये है कि टी इज इनवर्सली टू द रूट ऑफ जी, तो ये भी गलत है। लिहाजा करेक्ट आंसर क्या है 10 आई। तो स्टेटमेंट में क्या था टाइम, हाँ फिर ठीक है, सही है, नॉट लिखा है उमरम। ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दीज। ये सारी बातें क्या है शाबाशे, गलत है, ये सारी बातें गलत है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन ठीक है। 150 एंड 150 फरमाता है कौन सी बात है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव किस चीज से रिलेटेड है। तो एनर्जी से, स्पीड ऑफ वेव से, वेवलेंथ से, या फ्रीक्वेंसी से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, इसका टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, इसका डियर स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। बट याद रखना द एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, सिर्फ एनर्जी से रिलेटेड है। और मजे की बात यह है कि अगर एम्पलीट्यूड का इनसे कोई लेना देना नहीं है तो एनर्जी का भी इनसे कोई लेना देना। द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, द एनर्जी ऑफ वेव डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। द टाइम पीरियड पर भी एनर्जी का कोई इन्हिसार नहीं है डियर स्टूडेंट। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा शाबाशे, अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी एम्पलीट्यूड का सिर्फ अमाउंट ऑफ एनर्जी से ताल्लुक है, बाकी किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। स्पीड गलत है, वेवलेंथ गलत है, फ्रीक्वेंसी गलत है, ये सबसे ताल्लुक नहीं है। तब हमारे एग्जाम्पल रखो, एक एग्जाम्पल दे सकते हो डियर स्टूडेंट। अगर ये एक ही मीडियम है, क्या है, एक ही मीडियम है, इस एक ही मीडियम में मैं, साथ दीजिए प्लीज, ये मैंने कम एम्पलीट्यूड वाला वेव ड्रा किया है और मैं इसी वक्त ज्यादा एम्पलीट्यूड वाला वेव ड्रा कर रहा हूं, लेकिन आप देख रहे हो कि इनका वेवलेंथ क्या है, इनका वेवलेंथ सेम है मुसलमानों, तब बोले ना कोई गई। ये देखो ये इनका वेवलेंथ है दोनों का, क्रस्ट और ट्रफ कंबाइन करो तो क्या बन जाता है, तो दोनों का वेवलेंथ सेम है लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, क्योंकि एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड इन चीजों से कोई ताल्लुक, और जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका एम्पलीट्यूड कम है उसमें एनर्जी कम होगी। एम्पलीट्यूड इज नॉट रिलेटेड विद वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, टाइम पीरियड वगैरह वगैरह वगैरह। हमारा अगला क्वेश्चन है 151। 151 फरमाता है कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें पूरे का पूरा हीट जो है वो वर्क डन में चला जाता है, और वो प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल वो प्रोसेस है जिसमें डेल्टा क्यू और वर्क डन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सारा हीट वर्क बन जाता है आइसोथर्मल में। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। 152 आपके नाम हो रहा है। टू आइडेंटिकल ट्रेवलिंग वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड, दो एक जैसे वेव्स आपस में सुपर इम्पोज हो गए, बिल्कुल एक जैसे। आइडेंटिकल मीन फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, स्पीड सेम, डायरेक्शन सेम, हर चीज सेम। When two identical superimpose the velocity of the resultant wave, सुपरपोजिशन से वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। Therefore याद रखना
इन द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन वेलोसिटी इज अनचेंज्ड। वेलोसिटी क्या होती है? अनचेंज होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो शो मातनकारी रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन सी है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152, 153। ऐसे अच्छी बातें लोग करते हैं। देखो 153 पे बात कर रहा हूं। सर इस्माइल साहब, मैं जब इधर आ रहा था तो सर ने कहा था कि भाई 40 मिनट्स के बाद नीचे मैं देखूं। मुझे सिर्फ 40 मिनट्स मिले थे, अब नीचे जाऊंगा तो क्या होगा खुदा देखता है। अच्छा जनाब 153 क्या है? इन वाइब्रेटिंग कॉर्ड द पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। तो एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। अच्छा जनाब आला, करेक्ट ऑप्शन ए। 154 आपके लिए ऑन बोर्ड। एन आइसोलेटेड सिस्टम एट प्रेशर P/2, यानी प्रेशर की जो वैल्यू है वो है P/2 है, और सिस्टम मोहतरम क्या है? आइसोलेटेड है। होगा कहते हैं क्या होता है? एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। एक्सपेंडेड का मतलब है कि मोहतरम का वॉल्यूम क्या हो गया? शाबाशे, इंक्रीज हो गया। लेकिन आइसोथर्मल का मतलब क्या है? आइसोथर्मल मीन के द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ इसका वॉल्यूम बढ़ गया। बॉयल्स लॉ फरमाता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो जितने टाइम ये मोहतरम इंक्रीज होगा उतने टाइम ये डिक्रीज होगा। मानते हो ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का मकसद जानते हैं। द चेंज इन प्रेशर, हमें इस केस में चेंज इन प्रेशर चाहिए जबकि वॉल्यूम का इंक्रीज फ्रॉम V to 2V। तो दासे वाई माता गोरी खानानो, आप कहे सर इंक्रीज हुआ है V से 2V, इट मीन के मोहतरम वॉल्यूम को क्या कर दिया गया है? और इनवर्स रिलेशन मीन के प्रेशर का जी चाहे ना चाहे बट इसको क्या होना पड़ेगा? हाफ होना पड़ेगा। जब वॉल्यूम डबल तो प्रेशर क्या होगा? हाफ। अब बताओ इनिशियल प्रेशर क्या है? P/2। तो अगर इसको हाफ करोगे तो इट मीन इनिशियल P/2 था तो फाइनल हाफ मीन के P/4। लेकिन मुझसे इनिशियल भी नहीं मांगा, मुझसे फाइनल भी नहीं मांगा, मुझसे चेंज मांगा है, और चेंज इज इनिशियल माइनस वाई नॉट फाइनल माइनस इनिशियल? बिकॉज डिक्रीज हुआ है। तो P/2 माइनस P/4 इज P/4। करेक्ट आंसर क्या है? शाबाशे, ये P/4 है। ये सॉल्व करूं या यही आता है? यही आता है ना? ठीक है, मैं फिर आप पर भरोसा कर रहा हूं। 2 मिनट बाद फिर मत कहना कि सर गलत है। अच्छा P/4 और करेक्ट ऑप्शन 154 P/4, ऑप्शन डी ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन हो रहा है 155 डियर स्टूडेंट्स, और 155 है कि इनमें से कौन सा ग्राफ इंटेंसिटी और एनर्जी का हो सकता है? तो दुनिया जानती है कि इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है उनका ग्राफ क्या होता है? इंक्लाइंड। लिहाजा अगर इधर इंटेंसिटी और इधर एनर्जी, या अगर इधर एनर्जी और इधर इंटेंसिटी, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन हराम है। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, होगा सी ठीक है। जी जनाब जी। According to modern physics, my dear students, all the modern physics points are concerned with light waves, and the question is from mechanical waves. समझ आ गई है? मैकेनिकल वेव्स और लाइट वेव्स में जमीन आसमान का फर्क है। आपको पता है लाइट वेव्स की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली है, और मैकेनिकल वेव्स की एनर्जी इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली है। यही तो वजह है कि ओल्ड फिजिक्स वाले लाइट को वेव समझ रहे थे और वो पार्टिकल बिहेवियर शो कर रहा था। यानी उनके समझ आ गई है? अच्छा बोलते हो आप कभी कभी। तो 156 हमारे पास गुड क्वेश्चन, शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है। 156 डियर स्टूडेंट, ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम आइसोथर्मली, अगर कंट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? कंट्रैक्शन हो रहा है जनाब, और कंट्रैक्शन पे स्टैंप भी लगा रहे हो किस चीज का? आइसोथर्मल का। यानी कंट्रैक्शन भी करोगे और टेम्परेचर भी क्या रखोगे? कांस्टेंट। तो चलो देखते हैं, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या नहीं? आप कहोगे सर हमारे पास सबूत है, सबूत है आपके पास? कैसे? कोई लॉजिकल रीजन दे सकते हो? तासुबवाई के सर कलम टेम्परेचर कांस्टेंटिनो प्रेशर द वॉल्यूम सरा बॉयल्स लॉ है। अब कंट्रैक्शन हुआ है तो कंट्रैक्शन से वॉल्यूम मोहतरम क्या हुआ? लिहाजा प्रेशर का क्या होना जरूरी है? इंक्रीज होना जरूरी है। तो आपने कहा कि कंट्रैक्शन करो, वॉल्यूम कम करो, और साथ में कहा आइसोथर्मली करो। तो आइसोथर्मल मीन के टेम्परेचर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम तो इनवर्सली है।
लिहाजा व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेस प्रेशर मस्ट इंक्रीजेस। नो अवलने ऑप्शन हम ठीक है प्रेशर इंक्रीज, और दूसरा तो वैसे भी ठीक है, कंट्रैक्शन नाम ही है वॉल्यूम डिक्रीज का, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा शाबाशी? करेक्ट ऑप्शन सी है। वेरी नाइस, बहुत खूब। चलो हो सकता है अगला टेस्ट लास्ट टेस्ट हो, है ना? ऐसा ही कहानी है। चलो देखते हैं 157 वैसे जनरली बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, हमने QCA के इस प्लेटफॉर्म से पहला टेस्ट फरवरी से स्टार्ट किया था, फरवरी राउंड अबाउट। अब हर संडे राउंड अबाउट 36, 54 MCQs के टेस्ट भी हुए, फिर 36 के भी हुए। अब हर संडे आप एवरेज से मल्टीप्लाई 36 से ले लो, तो फिजिक्स के सब्जेक्ट में इस प्लेटफॉर्म से आपको हर मंथ राउंड अबाउट 4 और 5 टेस्ट, सैटरडे टेस्ट निकाल भी लो तो 4 या 5 टेस्ट काउंट कर लो एवरेज। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इट मीन के राउंड अबाउट 50 टेस्ट राउंड अबाउट हुए हैं। कितने? अब 50 टेस्ट, लॉजिकल बंदा हो, लॉजिकल स्टूडेंट हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें ज्यादा हो, तो वो यकीन करो वो एक्स्ट्रा बुक्स और एक्स्ट्रा फैक्ट्स और नोट्स और लेक्चर के पीछे भागे ही नहीं। हर संडे का टेस्ट सीरियसली यकीन करे उसका कोर्स A to Z इतना क्लियरली कवर हो जाता है, पूरा हफ्ता रिलैक्स रहो। सिर्फ संडे को जो टेस्ट है उसके MCQs along with reasons, along with discussion फाइनलाइज करो। तो अगर फरवरी से यहाँ तक आपका साथ रहता तो जनाब आला 50 टेस्ट मल्टीप्लाई बाय 36, इसको सिर्फ 36 और ये मल्टीप्लाई करो along with reasons, these are much more enough to prepare yourself for the original test। और इंशाअल्लाहुल अजीज आप देखोगे कि हर क्वेश्चन का ओरिजिन, रीजन आपके साथ डिस्कस हुआ होगा। रीजन, असल चीज रीजन है ना, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन के तो अल्फाज बंदा वैल्यू इधर उधर करे, क्वेश्चन तो बदल जाता है, लेकिन उसको सॉल्व करने का आइडिया वही रहता है। तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो उन आइडिया को सीखे और आइडिया अपने साथ नोट करे। अगर एक स्टूडेंट, मैं अक्सर अपने क्लास में स्टूडेंट्स को कहता हूँ संडे टेस्ट के लिए जाओ तो आप जो क्वेश्चन 36 डिस्कस हो गए, हर क्वेश्चन के सामने उसका रीजन लिखो, एक रजिस्टर पे नोट्स बनाओ और हर टेस्ट में 36 MCQs के 36 रीजन आप लिखोगे। यकीन करो ना आपको टेक्स्ट बुक देखना पड़ेगा, ना आपको 16,000 MCQs वाले बुक्स देखने होंगे, ना 19,000 MCQs के बुक्स और ना 40,000 MCQs के बुक्स, ना व्हाट्सएप के ग्रुप्स के MCQs आपको चाहिए, ना सोशल मीडिया के, वो आपको कुछ नहीं चाहिए। आपके अपने ये ओरिजिनल नोट्स जो है वो काफी, सिर्फ रीजन लिखा करो कि इस क्वेश्चन में ये रीजन था, इसमें ये रीजन था, इसमें ये रीजन था। अब जनाब आला इनको मल्टीप्लाई करो, 50 मल्टीप्लाई बाय 36, तो इतने सारे आइडियाज आपके पास एक रजिस्टर में होते, आप उसको एक नजर देखते सब कुछ रिवाइंड होता। बट स्मार्ट स्टडी इज इंपॉर्टेंट, समझ आ गई है? यहाँ ऐसे भी स्टूडेंट्स बैठे होंगे जिनका स्टडी टेबल तकरीबन 15 बुक्स से भरा हुआ होगा, तो 10-15 बुक्स पे जान लगा चुलकुली, लेकिन उसमें एक भी पूरा नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कलेक्शन और सामने बुक्स ज्यादा रखने से स्टडी अच्छी नहीं होती, उल्टा इंसान डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेस होता है। दाऊ गोरम का दाऊ गोरम, अलदाम राना पाते अलदाम, इसी में बस सब कुछ पाते हो जाते हैं, समझ आ गई? ऐसे ही होता है। तो डियर स्टूडेंट, सच ये है कि एक ही बुक पढ़ो, एक ही ऑथेंटिक रास्ते पे जाओ। अब आप ये मत कहना, गिला मत करना कि सर एंड में बताया, नहीं जनाब, ऐसी बातें आप इन्हीं टेस्ट में देखे, कई टेस्ट में दरमियान में मैंने कई बार क्लासेस में बताया, ग्रुप्स में बताया, अपने व्हाट्सएप के इधर से बताया, लेकिन जो इरादों के मजबूत स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको मंजिल जरूर मिलती है। वो स्टूडेंट बेचारे सफर हो जाते हैं जो आज अलग जज्बा रखते हैं और 2 दिन के बाद उनका जज्बा थोड़ा वीक हो जाता है। आज कहते हैं खुदा की कसम 18 घंटे पढ़ूंगा, कल जो है खैरात की होती है कि कसम खाई थी और फिर 8 घंटे पढ़ते हैं, अगले दिन किताब को भी हाथ नहीं लगाते, फिर एक हफ्ते के बाद दोबारा 18 घंटे पढ़ लेते हैं। तो ये इरादों के डगमगाने वाले स्टूडेंट होते हैं, ये अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन बदकिस्मत जरूर होते हैं, समझ आ गई है? बदकिस्मत होते हैं जनाब। 157 द रेन ड्रॉप्स आर 1, देखो रेन के ड्रॉप्स हैं, ये पहला रेन ड्रॉप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसका रेडियस R1, इसका R2, इसका R3, तीनों एयर में फ्री फॉल कर रहे हैं, इनकी टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा? तो टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो जिसका रेडियस ज्यादा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा। तो इफ R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, देन V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 158 फॉर यू। 158 क्या है?
speed of fluid in a pipe is 10. ठीक था? If the fluid is subjected to another pipe with double cross section, the speed will be. तो my dear students, V1 जो है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड. V1 10 मीटर पर सेकेंड है, होगा. अब ये कह रहे हैं कि जब क्रॉस सेक्शन D था, अब इसने क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया, स्पीड क्या होगा? आप कहोगे सर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर. क्रॉस सेक्शन कहाँ है? क्रॉस सेक्शन एरिया है जनाब. एरिया ए है और ये 2a. अब आप कहोगे सर ये एरिया के साथ इनवर्सली है, लिहाजा अगर ये डबल हो गया तो ये क्या हो जाएगा? हाफ. और 10 का हाफ क्या होता है? 5 मीटर पर सेकेंड. सब के खानानो सी ठीक है. 158 सी बिल्कुल ठीक है. हमारा अगला क्वेश्चन है आपके लिए 159 डियर स्टूडेंट्स. 159 फरमाता क्या है? एन आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू 2 पाइप्स ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस. उनका रिलेशन क्या होगा? V1 ओवर V2 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर डिवाइड बाय D1. ये इनवर्स रिलेशन जानते हो ना? अभी भी गलती से मैंने एरिया की जगह D का रिलेशन लिख दिया, तो यही लिखा था. V1 ऊपर तो D1 नीचे, V2 नीचे तो D2 नीचे. हमें इनका रिलेशन मालूम करना है, तो इसको इसी तरह रहने दो. इनके वैल्यूज गिवन है, आप चेक करो. आपको पहला डायमीटर कितना दिया है? 10. और दूसरा तो D2 की जगह 20 और D1 की जगह 10, और दोनों पर स्क्वायर ले लो तो आसान हो जाएगा. V1 ओवर V2 इज इक्वल टू, सब तेरा दिखाना नो, ये होगा, ये कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 और ये 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो V1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V2. अब इंशाल्लाह डेर वो 25 दो का शिवी नहीं, दो के हुए हैं, दो का नहीं हुए. अच्छा, तो नॉन ऑफ दीस ठीक है. कौन सा ठीक है? नॉन ऑफ दीस. जल्दी में जनाब गलत हो जाता है इंसान, तो आपने ध्यान देना है. अच्छा, 160 द थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट. 160 रेन ड्रॉप जिसका रेडियस r है उसका टर्मिनल स्पीड v है. बताओ इसका टर्मिनल स्पीड क्या होगा अगर रेडियस हाफ हो गया? तो जनाब रेन ड्रॉप के लिए v इज डायरेक्टली टू r स्क्वायर. अगर ये फरमा रहे हैं कि हम इसके साथ 1 ओवर 2 लगाते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और 2 का स्क्वायर, तो इट मीन द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी विल बी v बाय 4. v बाय 4 वही खाना जी, ऑप्शन ठीक है. वेरी गुड. 161 हमारा अगला क्वेश्चन है. बर्नौलीज इक्वेशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से आया था. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, वही देखो डायग्राम मिसिंग है जनाब, डायग्राम मिसिंग है. ओरिजिनल खदा सिर्फ जमा कभी की मिसिंग दे, ये तो ठीक है. मैं तो आपके लिए खफा हुआ, मैं कैसा क्वेश्चन खराब हूँ. आई डोंट नो इस कॉपी में मिसिंग है, इसमें नहीं है. अच्छा, ये है इधर बॉटम में दिया. ओके डियर स्टूडेंट, ये जो आपको डायग्राम मिला है, आप मेरे ख्याल में इससे गैप मालूम कर सकते हो. व्हाई नॉट? सो डियर स्टूडेंट्स, 162 अ मीडियम इज देयर एंड पल्सेस आर देयर, वेव्स आर देयर, और शो किया है, करवाया गया है हमें कि ये पॉइंट ए ले लो और इसके बाद इधर एक पॉइंट है, ये पॉइंट बी. तो ये जो मैं ब्लैक से शेड कर रहा हूं, ये गैप क्या होगा? तो बहुत आसान, आपके नाम हर क्रस्ट लैम्डा बाई 2 है, और सिमिलरली हर ट्रफ भी, हर क्रस्ट और हर ट्रफ लैम्डा बाई 2. तो देखो ये एक ट्रफ लैम्डा बाई 2, ये एक क्रस्ट लैम्डा बाई 2, ये एक ट्रफ लैम्डा बाई 2. तो फ्रॉम ए टू बी कितने लैम्डा बाई 2 हो गए? तो इट मीन द टोटल गैप इज इक्वल टू 3 बार लैम्डा बाई 2, and the correct option of the test is of the question D. Thank you very much dear students. Wish you all the best.